और उत्तर प्रदेश में बिल्कुल तस्वीर अब लगभग साफ है रुझानों में कि योगी एक बार फिर यूपी के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। सपा ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है पिछली बार के मुकाबले, लेकिन क्या हो रहा है वहां पे सपा दफ्तर में जानते हैं। अजय दुबे मेरे साथ जुड़ गए, वहां पे क्या हलचल है अजय? देखिए सुमित, कुछ मिनट पहले ही यहाँ पर जो मुखिया हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव पहुंचे हैं। अंदर तो वो पहुंच गए हैं, लेकिन बाहर सुबह थोड़ी देर के लिए उत्साहित हुए थे कार्यकर्ता। अभी कार्यकर्ता शांत हैं। जिस तरीके से जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, उन रुझानों के बाद थोड़ी जो ऊर्जा है वो कम हुई है, लेकिन जैसे ही कैमरे के फ्रेम के सामने आते हैं, उत्साह में आते हैं। क्या साहब, नारे अभी भी जारी है? रुझानों में तो बहुत रुझान अभी तो 1-2 राउंड हुआ है, कोई 150 वोट से आगे, कोई 200 वोट से पीछे है। देखिएगा 270 सीट हम लोग, तो 1-2 राउंड में बहुमत मिल गया है बीजेपी। नहीं, कोई बहुत नहीं, आप लोग बढ़ा रहे हैं। 270 सीट जीतेंगे। 3 बजे आपको मिठाई हम खिलाएंगे। समाजवादी पार्टी ऑर्डर कर दिया एकदम, आपको मिठाई, होली का रंग चल रहा है, आप कह रहे हो हम लोग मिठाई खाएंगे, वो लोग हवा में रहेंगे। समाजवादी पार्टी 100-200 वोटों से पीछे चल रही है। आप देखेंगे 28 राउंड में गिनती होती है। 100 की राउंड की बात कर रहे हैं आप लोग, पोस्टर लेकर तस्वीरें देखिए, यहाँ पर जो कार्यकर्ता है समर्थक लेकर पहुंचे हुए हैं। साहब, ऊर्जा तो कम हुआ, सुबह आप लोग इतना एक्साइटेड? आप यकीन मानिए कोई ऊर्जा नहीं। इस तरीके से बिहार में, आप चूंकि न्यूज से हैं तो आप जानते होंगे, बिहार में ऐसा देखा गया खुसूसन कि शुरू में लालू जी भी बोला करते थे कि अभी थोड़ा सा ये करो, उसके बाद जो खुलेगा ना तो फिर आप देखना, और ऐसा हुआ। आप बताइए, आपका बात मानते कितना बजे तक खुलेगा? आपको क्या यकीन मानिए कि 2 घंटे बाद से आप शुरू होगा, और बिल्कुल ऊपर का फासला आप यकीन मानिए कुछ नहीं, बिल्कुल अखिलेश भैया की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है, और बदलाव होकर रहेगा। बदलाव, पूर्ण बदलाव होगा। बाबा जी मठ को जाएंगे, टिकट बुक करा दिया। बात जो अखिलेश जी को जाएंगे। अजय, तमाम दर्शकों को बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त गोरखपुर में ही हैं, और जो हमारे पास जानकारी मिल रही है वो ये कि वो शायद अपनी जीत का सर्टिफिकेट लेकर ही शाम को वापस लखनऊ की ओर आ सकते हैं। अभी वो अपनी सीट पर है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में है। अभी आपको सीधे लिए चलूंगा सहयोगी शोभना यादव के पास, जो तैयार है विधानसभा की तस्वीर को लेकर। 2017 में हमने देखा 325 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे था। अब इस बार कैसे विधानसभा बदलेगी, कैसे रंग बदल रही विधानसभा की, ये बता रही है शोभना यादव। बिल्कुल सुमित, और बीजेपी खेमे में होली से पहले ही भगवा रंग के गुलाल का रंग जो है वो उड़ रहा है। हालांकि सीटें जरूर कम होती हुई नजर आ रही हैं। इस समय रुझान में 312 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी प्लस 325 पर आई थी, 254 और 118। तो आप देखिए जो ये दीवार है जिसपे हर सीट का हिसाब हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, उसमें कुछ सीटों पर रंग बदल रहा है, यानी भगवा से लाल हो रहा है। क्योंकि समाजवादी पार्टी की सीटों में भी जबरदस्त बढ़ोतरी जो है वो 2017 के हिसाब से दिखाई दे रही है। तो आप ये देखिए, भगवा रंग कुछ कम होता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन फिर भी भगवा का ही जोर है। जो रुझान आ रहे हैं उसमें 254 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। समाजवादी पार्टी 122 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है समाजवादी पार्टी ने। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का जो दलित वोट है वो पूरी तरीके से बीजेपी को ट्रांसफर होता हुआ दिखाई दे रहा है। 40% से ज्यादा जो है वोट परसेंटेज बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दिया है, और इसीलिए ये जो पूरी दीवार, यानी हर सीट का जो लेखा जोखा, हर सीट का जो हिसाब हमने यहाँ पर रंगों के हिसाब से तैयार किया था, उसमें भगवा कम तो जरूर हुआ है, लाल बढ़ा तो जरूर है, लेकिन सत्ता में वापसी एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की होती हुई दिखाई दे रही है सुमित। बिल्कुल, और नहीं भूलना चाहिए इन परिस्थितियों को कि चीज़ें इतनी आसान नहीं थी मुख्यमंत्री के लिए एक बार फिर उतनी बड़ी जीत हासिल करना, और वो भी तब जबकि महंगाई का दौर चल रहा हो, जब कोविड से वर्तमान में निकला हो, जब विपक्ष बहुत एग्रेसिव दिखाई दे रहा हो और विपक्ष की रैलियों में भीड़ दिखाई दे रही हो। उसके बावजूद भी अगर आपको 250, पौने 300 सीटें मिलती हैं तो इसको बड़ी ही जीत कहा जाएगा। योगी आदित्यनाथ एक फिनिक्स की तरह हैं जो खो करके भी इमर्ज कर जाते हैं बार बार, और देखिए इस चुनाव में भी ऐसा ही हुआ। और अभी आप जो प्रदीप जी से पूछ रहे थे वो थोड़ा शर्मा रहे थे कहने में, मैं बहुत क्लियर कर दे रहा हूँ कि इस चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में मील के पत्थर और केंद्र की राजनीति का एक बड़ा चेहरा, और पूरी में शक तो किसी को नहीं है, बड़ा चेहरा तो है आज भी। हाँ, लेकिन यूपी की पॉलिटिक्स में जो सारा नहीं थोड़ा ये जो नहीं, वो मैं उनसे ये पूछ रहा था, राष्ट्रीय राजनीति में योगी क्या मोदी के बाद नंबर 2 हो जाएंगे? एकदम, उसमें कुछ अब शंका ही नहीं है। हाँ, वही उसमें भी संकोच की जरूरत नहीं थी, लेकिन इतना जरूर है कि मोदी ने इस इलेक्शन को संभाला। यानी थर्ड फेज के बाद, मोदी की एंट्री के बाद मोदी योगी हो गए। पहले योगी मोदी थे, लेकिन वो योगी ने ही बुलडोजर दिया, यानी ये बुलडोजर की जीत है। एक नई तरह के हिंदुत्व की
देखिए अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अंत तक मैं रुकूंगी। गोरखपुर का खुद का स्थानीय आंकड़ा क्या होगा, योगी जी के जो कुछ सहयोगी थे जो अन्य दलों से लड़ रहे थे, बहुत नज़दीक हैं उनके, वो कहाँ जाएंगे। दूसरी बात, क्या योगी पैन यूपी लीडर हैं या अभी भी मोदी वो सिक्का है जो कहीं एक तरफ से किसान बिल लौटा के भी उन्होंने कहा मैंने आपके हित के लिए किया, और यहाँ आकर के वो चाउर बाबा का भी रूप धारण करते हैं। नीलू पटेल अगर जीतते हैं तो केवल और केवल शुद्ध वो मोदी। आकाशवाणी यूपी की कैराना से एसपी प्रत्याशी नाहिद हसन पीछे हुए, बीजेपी की मृगांका सिंह आगे। ये बहुत बड़ी खबर है। मृगांका सिंह के पिता हुकुम सिंह की ये सीट रही है और ऐसे में मृगांका सिंह पहली बार अब इस सीट पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही हैं। और फिलहाल उत्तर प्रदेश विधानसभा की इस वक्त क्या तस्वीर उभर रही है? विकास के पास चलेंगे और ये पूछते हो विकास, क्योंकि आप बीजेपी कवर करते रहे हैं, आप कई सालों से बीजेपी कवर कर रहे हैं। जो बात यहाँ पे छेड़ी बद्री जी ने, मैं आपसे पूछूंगा क्या ये संभव है इन चुनाव परिणामों के बाद योगी का कद इतना बढ़ जाएगा पार्टी में नंबर 2 की हैसियत? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको विधानसभा के जरिए ये बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर जो जीत है बड़ी वो किसकी है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं सुमित कि योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ने जा रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगले 3 से 4 दिनों में और तकरीबन होली के आसपास बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड का पुनर्गठन होने जा रहा है। और इस पुनर्गठन के दौरान मैं आपको बता रहा हूं, ये जानकारी ब्रेकिंग न्यूज है कि योगी आदित्यनाथ को पार्लियामेंट्री बोर्ड का सदस्य बनाया जाएगा। वे प्रधानमंत्री मोदी जब मुख्यमंत्री होते थे उस समय, उसके अलावा मैं आपको बता दूं शिवराज सिंह चौहान ऐसे मुख्यमंत्री थे जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य बनाए गए, और अब योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ा के उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा। तकरीबन 18 से 20 मार्च के आसपास इसकी घोषणा बाकायदा हो जाएगी। कद जरूर उनका बढ़ेगा, लेकिन ये जीत आप देखिए, मैं अभी एक बड़े बीजेपी नेता से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि ये जीत बीजेपी के लिहाज से बहुत बड़ी है, लेकिन इसकी इबारत को हमें पढ़ना होगा कि ये जीत हासिल कैसे हुई। श्री राम को आसन, यानी कि भगवान राम के लिए अयोध्या में मंदिर, इसके अलावा गरीबों को राशन, योगी का शासन और मोदी का भाषण। तो इस जीत में मोदी अहम हिस्सा हैं और रहेंगे, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन तस्वीर जो है वो बदली है विधानसभा की। अब भगवा रंग पहले से हल्का हुआ है, लेकिन अभी भी 2/3 बहुमत के आसपास सुमित जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सीटें और बढ़ सकती हैं। बीजेपी का आकलन है कि 270 तक जाएंगी और बीजेपी 2/3 बहुमत के साथ एक बार फिर से, यानी आसन, शासन, राशन और भाषण जो विकास ने समअप किया, और वाकई में इसने योगी का कद बढ़ेगा पार्टी के भीतर, जो कि विकास जानकारी भी दे रहे हो। ये बड़ी खबर थी कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन होगा और योगी आदित्यनाथ पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य बन जाएंगे। यूपी के एक और बड़े चेहरे हैं बीजेपी के, वहां के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी, वो क्या कह रहे हैं पार्टी के इस परफॉर्मेंस के बारे में, उनसे बात की मेरे सहयोगी रणवीर ने, सुनते हैं। मेरे साथ स्वतंत्र देव सिंह जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष। सर, रुझानों में 250 के आसपास अभी पहुंच चुके हैं और समाजवादी पार्टी काफ़ी पीछे हो गई है, पहला रिएक्शन? देखिए, पहले से ही तय था। आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व, राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी का नेतृत्व एक सक्षम नेतृत्व है, गरीबों के कल्याण करने वाली नेतृत्व है। लोगों ने विकास के नाम पर ही वोट दिया। जात की तरफ तो ले जा रहे थे लोग, जातिवाद के आधार पर राजनीति कर रहे थे और जाति के आधार पर लोग ले जा रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता, जनार्दन को मैं प्रणाम करूंगा जो उनका आशीर्वाद मिला है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये वास्तव में जाति, क्षेत्र, व्यक्ति, परिवार, वंशवाद से ऊपर उठकर मिला है और गरीब के कल्याण के लिए मिला है। हमें रुझान से लग रहा है कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन रही है और हम सब भी तैयार हैं गरीबों की सेवा करने के लिए, क्योंकि अब चैलेंज ज़्यादा है। संगठन, सरकार को, दोनों को मिलकर गरीबों की सेवा करने की चुनौती है और इस चुनौती को भी हम लोग स्वीकार करेंगे। कुल कितना मुख्यमंत्री के नाम पे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये कोई चर्चा का विषय नहीं है। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ है और आदरणीय योगी जी ही नेतृत्व करेंगे। तो बीजेपी की तरफ से साफ किया जा रहा है कि आएंगे तो योगी ही। और इस बीच आपको बता दें कि आंकड़ा जो है वो बेहद तेजी से बदला है। उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी गठबंधन ने और बढ़त बढ़ा ली है। आंकड़ा आपको दिखा देते हैं किस तरीके से बीजेपी गठबंधन के खाते में इस वक्त
जो सीटों की हिस्सेदारी है वो बढ़ चुकी है और वो बढ़कर अब 265 पर पहुंच गई है। बीजेपी गठबंधन 265, समाजवादी पार्टी गठबंधन का आंकड़ा घटा है 113, बीएसपी 5, कांग्रेस 6, अन्य 2। लेकिन देखिए किस तरीके से बीजेपी गठबंधन अपनी बढ़त बनाता हुआ बढ़ाता हुआ 265 पर। और 2017 की अगर आप बात करें तब जो बीजेपी को जीत मिली थी उसके लिए कहा गया था कि साहब ये अमित शाह की नीति है, ये मोदी का चेहरा है और उस जीत का ताज जरूर योगी आदित्यनाथ के सिर पर सजाया गया था। लेकिन इस बार की ये जो जीत है तो कुल मिलाकर पंकज जी, योगी आदित्यनाथ के सिर पर 2017 में जो सत्ता का ताज सजाया गया था उसका हक उन्होंने अदा कर दिया है। इस बार ये वोट विश्वास का योगी के लिए। देखिए, मैं बद्री जी और प्रदीप जी की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। योगी आदित्यनाथ की इस जीत के बाद देखिए चेहरा जो थे वो योगी आदित्यनाथ हैं, उनके चेहरे पर चुनाव हुआ है। मोदी हैं लेकिन योगी के चेहरे पर चुनाव हुआ है। बुलडोजर बाबा तमाम चीज़ें कहेगी। इसके बाद जो अब होने वाला है ना वो असली है बीजेपी के अंदर की राजनीति। जो कहा गया योगी आदित्यनाथ के लोगों को या उनके कहने पर एक टिकट तक नहीं दिया गया। योगी आदित्यनाथ सिर्फ चुनाव प्रचार में जुटे रहे, संगठन दूसरा काम करता रहा। कहा तो ये तक गया कि साहब अपनी पसंद की सीट तक उनको नहीं दी, वो तो अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहते थे, खबरें इस तरीके की भी थी। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से वो इस बारे में कह चुके हैं कि हम गोरखपुर से लड़ना चाहते थे, अब चीजें बदलेंगी। पंकज जी, रुमाना में बीच में टोक रहा हूँ। गौरव भाटिया, बीजेपी के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए। गौरव भाटिया, बहुत बड़ी जीत एक बार फिर। कैलाश विजयवर्गीय जी भी मुझे स्क्रीन पर दिखाई दिए। कैलाश जी, स्वागत है आपका। अभी मेरे ख्याल से आप उत्तराखंड में हैं। एक गौरव से सवाल ले लेता हूँ, फिर उसके बाद आपके पास आता हूँ। गौरव, आप यूपी के नेता हैं, यूपी में रहते हैं और वहां पर बीजेपी की इस बड़ी जीत, वजह क्या मान रहे हैं? क्या बसपा और कांग्रेस का सिकुड़ जाना ने काम आसान कर दिया बीजेपी के लिए? सुमित जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से 5 प्रदेशों की जो जनता है उसका मैं साधुवाद देता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पुनः आशीर्वाद दिया है। और आपने कहा क्या वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है? क्योंकि अन्य दल सिकुड़ रहे हैं। मैं समझता हूं जिस कर्मठता से, मेहनत से हमारे नेतृत्व ने, खासकर श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी, पुष्कर सिंह धामी जी, सावंत जी, सबने मेहनत करी है, उसको कम नहीं आंकना चाहिए। और बड़ा बदलाव क्यों आया है मैं ये जरूर कहना चाहूंगा। देखिए, ऐतिहासिक जीत ये है। पहले एंटी इनकम्बेंसी की बात होती थी, आज सभी चैनल पे प्रो इनकम्बेंसी की बात हो रही है। मतलब बांटो नहीं जोड़ो, तोड़ो नहीं जोड़ो की राजनीति। और सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी जो योजनाएं हैं जिसमें गरीब को, महिलाओं को, युवाओं को, अनुसूचित जाति के लोगों को सशक्तिकरण किया है, वो सबसे बड़ी वजह है कि अब विकास की राजनीति ही भारत में एक स्तंभ बन गई है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हमने देखा कि कोविड के संकट में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जनता को सुरक्षा कवच दे रहे थे। 30 करोड़ टीके लगे। दूसरी पार्टी का यह मत था कि ये बीजेपी के टीके हैं। मैं समझता हूं सकारात्मक राजनीति की जीत हो रही है और जो नकारात्मक राजनीति करता है जी, उस राजनीति का अंत होने जा रहा है, जो आपको 5 बजे के बाद भी दिखाई देगा जब ठीकरा ईवीएम पे फोड़ा जाए। तो ये बताइए गौरव, सेलिब्रेशन का क्या इंतजाम है? पार्टी दफ्तर में कब पार्टी के तमाम आला नेता पहुंच रहे हैं? कब विजय जुलूस निकल रहा है? कितनी देर और? देखिए, जिस महोत्सव में, जिस महापर्व में जनता न सम्मिलित हो वो पूरा नहीं हो सकता है। लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का दिल बहुत बड़ा है। पूरे देश के नागरिकों के साथ, मीडिया के साथ, हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने महीनों महीनों लगन से, मेहनत से, अथक परिश्रम से कार्य किया है, सबके साथ जश्न मनाया जाएगा। लेकिन जल्दबाजी नहीं की जाएगी। 4-5 बजे का इंतजार करने के बाद ही ये जश्न मनेगा। ठीक है, चलिए हम इंतजार करेंगे। कैलाश जी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, बड़ी वरिष्ठ सीनियर नेता हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी, धन्यवाद, आपने इंतजार किया। आप उत्तराखंड में, अगर मैं गलत नहीं हूँ कैलाश जी, आप उत्तराखंड में हैं और उत्तराखंड में 3-3 सीएम बदलना फायदेमंद रहा बीजेपी के लिए क्या? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में व्यक्तिवादी राजनीति नहीं है और इसलिए सीएम कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जो जनता को दिया था उस आधार पर
पूरे प्रदेश में विकास हुआ है, मुख्यमंत्री कोई भी हो। इसलिए लोगों को भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास है, मोदी जी पे विश्वास है। और निश्चित रूप से एक छोटे से कार्यकाल में पुष्कर धामी जी ने अपनी सहजता, सरलता और जनता के बीच में सीधा संबंध स्थापित करके अपनी एक इमेज बनाई है, तो वह भी जीत का कारण है। पर कुल मिलाकर मोदी जी का नेतृत्व, विकास, ये सब जिम्मेदार है। और मुझे कहना पड़ेगा सुमित भाई कि 2014 के बाद से मोदी जी ने जब से इस देश का नेतृत्व संभाला है, तब से एक नया एजेंडा, विकास का एजेंडा प्रारंभ हुआ है और विकास के आधार पर अब चुनाव होना चालू हो गए। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की जीत है, ये जातिवाद के खिलाफ है, परिवारवाद के खिलाफ है और तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ है। मैं समझता हूँ कि ये जनता ने आशीर्वाद इसी बात के लिए दिया है। और लेकिन कैलाश ये जीत मोदी जी की जीत है, ये जीत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कैलाश जीत है। जी इस बात को भी समझाइए ज़रा, किसानों का बिल वापस ले लेना, उस बिल को लेकर माफ़ी मांग लेना, प्रधानमंत्री का ये जो कदम था, क्या ये सकारात्मक तौर पर लिया जनता ने? क्योंकि उत्तराखंड का भी बहुत बड़ा इलाका तराई में आता है और वहाँ पे किसान अच्छे खासे प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ के किसान। देखिए, वहाँ जहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश में किसानों के आंदोलन हुए, वहाँ पर किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। आप देखिए, मुजफ्फरनगर की सारी सीटें हम जीत रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो लोग किसानों के नाम पर इस देश के नेता हैं, वो क्या वास्तव में किसानों के नेता हैं? इस चुनाव परिणाम ने ये प्रश्न चिन्ह पैदा कर दिया है। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दो, किसानों ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट दिया, तो वो किसानों के नेता है या नहीं, ये एक प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा हुआ है। और मैं समझता हूँ किसान यदि किसी के साथ हैं इस देश के अंदर, तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हैं, क्योंकि मोदी जी ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं लागू की है, जो जिसका लाभ किसानों को। अब जब किसानों ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, पश्चिमी यूपी में भी और उत्तराखंड में भी, तो मैं ये एश्योरेंस चाहता हूँ, कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं आप, क्या किसान बिल दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे, वो आप ठंडे बस्ते में चले गए? देखिए, इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं संगठन में काम करता हूं, सरकार में नहीं। पर मुझे विश्वास है कि मोदी जी जो भी निर्णय लेंगे वो किसानों के हित में होगा, और चाहे वो बिल के माध्यम से हो, चाहे किसी और अन्य माध्यम से। जी, अतर साहब हमारे साथ एक्सपर्ट हैं, वो कुछ पूछना चाह रहे हैं। अतर हुसैन साहब, आप ही से। नहीं, इस पे तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दिया है, तो क्या आप मतलब अपने हमारे प्रधानमंत्री और पार्टी के शीर्ष नेता, उसको आप इस तरह का जवाब देके कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं कर रहे हैं? कैलाश जी, आप जवाब दे दीजिए, फिर अगला सवाल ले लूंगी मैं समझा नहीं आपकी बात, दोबारा सवाल पूछ। किसान बिल की वापसी पर प्रधानमंत्री ने अपना बयान, उनका वक्तव्य ऑन रिकॉर्ड है, मतलब ये कहा गया है कि ये वापस हैं, और ये भी कहा गया है कि हाँ हमसे गलती हुई, और किसानों से पश्चिम यूपी में बाकायदा भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने माफ़ी मांगी। तो आपका ये कहना है कि ये वापस होंगे, अभी आप इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते, तो इस चीज़ को वो कहीं ना कहीं लिम्बो, मतलब अधर में डाल रहा है इस फैसले को। मतलब ये इंप्रेशन आ सकता है लोगों के मन में कि शायद बिल दोबारा आने वाले हैं। नहीं, मेरा ख्याल है, देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ कहा कि ये बिल किसानों के हित का बिल था, किंतु हम किसानों को ठीक तरीके से समझा नहीं पाए, और इसलिए हम देश हित में ये बिल वापस ले रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि किसानों के लिए खिलाफ बिल था, ये किसानों के हित का बिल था हमारी दृष्टि में, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा। पर मैं कह रहा हूँ कि बिल आए या नहीं आए, सरकार जो भी निर्णय लेगी वो किसानों के हित में लेगी। जी, रुमाना कुछ पूछ रही हैं आपसे। कैलाश जी, मेरे मन में एक सवाल था कि चाहे किसानों के बिल को लेकर हो, या फिर क्योंकि आप उत्तराखंड में हैं, तो वहाँ पिछली जो सरकारें थी बीजेपी की, पिछले मुख्यमंत्री, उनके फैसले जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी ने बदले, तो क्या इस विजय को बीजेपी विनम्रता की विजय देख रही है कि अगर कुछ ऐसे फैसले हैं जो सरकार ने ले लिए लेकिन जनता को पसंद नहीं आ रहे, तो फिर सरकार पीछे हट जाती है, सरकार अहंकार नहीं दिखाती है? ये क्या विनम्रता की विजय है बीजेपी के लिए? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री हूँ पर देश का प्रथम सेवक हूँ, वहीं से विनम्रता चालू होती है। तो हमें इस बात का कतई अहंकार नहीं कि हम सरकार में बैठे हैं, हमें जितना जनता हमें ताकत देगी हम उतने विनम्रता से जनता की सेवा करेंगे, और अभी भी हमें बहुमत जहाँ जहाँ मिला है, हम बहुत विनम्रता के साथ, संकल्प के साथ जनता की सेवा करेंगे। जी, कैलाश जी, फिरोज बख्श साहब हैं, एक सवाल उनका आपके लिए। एक बहुत छोटा और दिलचस्प सवाल आपसे करना चाहूँगा। पहले जोड़ी थी अमित शाह जी की और मोदी जी की, सर्वप्रिय जोड़ी थी। क्या अब एक नई सर्वप्रिय जोड़ी योगी जी और मोदी जी की बनने जा रही है?
देखिए, जोड़ी भारतीय जनता पार्टी में आप लोग जोड़ी बना देते हैं, बाकी मोदी जी तो सबको साथ में लेके चलते हैं। उनका नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये उनका नारा है। तो इसलिए जोड़ी तो आप लोग बना देते हैं, पर ऐसा नहीं है कि योगी जी और मोदी जी की नई जोड़ी बन गई है। मोदी जी हमारे नेता हैं और जितने भी सब लोग हैं हम उनके अनुगामी हैं। एक आखिरी सवाल बद्री जी आपसे ले रहे हैं। कैलाश जी, मैं थोड़ा एक लाइटर नोट्स के साथ ये क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे। आप तो बंगाल के प्रतिनिधि रहे हैं जहाँ खेला हो बे, क्या उत्तर प्रदेश के रिजल्ट बताता है कि यहाँ खेला ना हो बे? उन लोगों को जो लोग यहाँ पर खेला होवे का संकल्प लेकर आए थे, उनको पता नहीं कि ये बंगाल नहीं है। वहाँ पर वो लोग बेईमानी कर लेते हैं, वहाँ लोग हिंसा कर लेते हैं, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर कुछ भी नहीं है। पर योगी जी के राज में लॉ एंड ऑर्डर बहुत जबरदस्त था। शुक्रिया कैलाश जी, आपने वक्त निकाला, जुड़े हमारे साथ। कुल 403 में से 400 सीटों के रुझान हमारे सामने। यूपी में 400 सीटों के रुझान आ चुके हैं। तो ये 400 सीटों के रुझान, कुल 403 विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की, और आप देख रहे हैं बीजेपी गठबंधन 265 सीट पर आगे। तो योगी बीजेपी गठबंधन 265 के साथ सबसे आगे, भारी बढ़त के साथ। समाजवादी पार्टी गठबंधन दूसरे नंबर पर जरूर है, लेकिन बीजेपी गठबंधन से बहुत पीछे है, महज 124 सीट। आकाशवाणी। सीएम योगी 30,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। बड़ी बढ़त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए 30,000 वोटों की बढ़त योगी आदित्यनाथ ने बना ली है गोरखपुर सदर सीट से, जहां पर उनके सामने सुभावती शुक्ला जो हैं उनको समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया। अच्छा, आजाद समाज पार्टी के जो चंद्रशेखर हैं वो भी वहां पर गए थे चुनौती देने के लिए, लेकिन देखिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से जो चुनौती मिल रही थी, तो साइकिल चकनाचूर होते हुए, साइकिल एक के बाद एक सब गिरती चली जा रही है, ढहती चली जा रही है। और उत्तर प्रदेश में अगर कुछ चल रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ योगी का जादू। आकाशवाणी। यूपी की सभी 403 सीटों के रुझान आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा की पूरी तस्वीर, सभी 403 की 403 सीटों के ये रुझान आपके सामने। बीजेपी भारी बढ़त के साथ सबसे आगे, 265 सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में जा रही हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन महज 124 सीटों पर ही सिमट रहा है। 2017 के मुकाबले बीजेपी गठबंधन को नुकसान, समाजवादी पार्टी गठबंधन को फायदा, लेकिन जबरदस्त बढ़त बीजेपी गठबंधन को, और कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश में। जी, आंकड़ा बदल रहा है। 267 हो गया है बीजेपी का और 125 है सपा गठबंधन पर। फिर एक और ताज़ा आंकड़ा आ रहा है, देखिए 267 बीजेपी, 125 एसपी गठबंधन, बीएसपी 4, कांग्रेस 4, अदर्स 3, यानी बाकी सब लोग 10 के अंदर समझ रहे हैं। 10, 11, 12 और पूरी एक तरफा लड़ाई थी दो पार्टियों के बीच में, आमने सामने की लड़ाई। एक चीज़ मुझे लगता है कि अपना जो ग्राफिक्स चल रहा है साइकिल गिराने वाला, वो साइकिल गिरी नहीं है, साइकिल पिछली बार से तो बेहतर हुई है। ये तसल्ली दे सकते हैं। हाथी क्यों चलना चाहिए, लेकिन योगी जी के सामने तो टिक नहीं पा रही है ना। योगी जी के सामने वो जो साइकिलें खड़ी करने की कोशिश की जा रही थी स्टैंड में, वो तो सब डहती चली जा रही हैं। मुझे ये लगता है कि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में पहले जो कहते थे ना कि तावे की रोटी पर है, कभी तावे की रोटी है, कभी इधर सिकती है, कभी उधर सिकती है। हाँ। शायद यही होने जा रहा है, क्योंकि इन दो दलों का खत्म होना, कांग्रेस और बीएसपी का खत्म होना, मतलब इतना कमजोर हो जाना, उसी दिशा में इशारा करता है। बिल्कुल, मैं आता हूँ। ऐसा है नहीं, मुझे जो लग रहा है कि जिस तरह से बीएसपी गिरी है, इसका मतलब है बीजेपी 300 भी पार कर सकती है अभी अगर दलित। हाँ, अभी भी 403 के रुझान आ गए। हाँ बिल्कुल, तब भी रिजल्ट की बात कर रहा हूँ मैं, रुझान की बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी जब तक यादव मुस्लिम जो उसका कोर वोट है उसमें कोई बड़ा एडिशन नहीं करती, तब तक कभी जीत नहीं सकती, जब तक ये जोड़ेगी नहीं। जी देखिए, मैंने अभी पूरा आंकड़ा जोड़ा, समय लगता है उसमें। मैं देख रहा हूँ कि करीब 1000 से कम की उत्तर प्रदेश में 82 सीटें हैं, और जिसमें 44 सीटें ऐसे हैं जिसमें बीजेपी को बढ़त है, 34 सीटें ऐसी हैं जिसमें समाजवादी पार्टी को बढ़त है, नारायणी सीट है समाजवादी पार्टी को बढ़त है केवल 4 वोटों की। तो ये 82, अगर ये आंकड़ा है 82 का, तो ये अगर इधर से इधर जाता है, इधर से उधर जाता है, तो आंकड़ा पलट सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, खेला चल रहा है एबीपी न्यूज़ पर। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कौन जुड़ा बताइएगा मुझे। इस बार ये आंकड़ा ज़्यादा है, पिछली बार केवल 10-12 सीट थी 1000 के नीचे थी, और 34 सीट थी जो 3000 से नीचे थी टोटल मिला करके। इस बार ही ज़्यादा, लेकिन एक चीज़ दिखाई पड़ रही है,
बीएसपी को 19 सीट मिली थी और 22 पॉइंट कुछ परसेंट उसका वोट था। वोट शेयर क्या है मुझे नहीं मालूम, कि 19 से घट के 4 हो गई। कांग्रेस पार्टी की 7 सीट थी, वो भी घट करके 4 हो गई है। वोट परसेंटेज उसका 6.5 के आसपास था। इसका मतलब ये है कि बीएसपी का जो मायावती जी का ट्रेंड दिखाई पड़ रहा था, उनका बड़े पैमाने पर वोट भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का जो वोट घटा है वो बीएसपी ने कहीं से पूरा किया है, उसका अभी तक तो मैं बिल्कुल। लेकिन ये 82 सीटें जो आंकड़ा अभी दिबांग ने दिया है कि साहब 82 सीटें ऐसी हैं जहां पर जो वोटों का फासला है वो 1000 के अंदर ही अंदर है, तो मतलब क्या यहां से कोई तस्वीर बदल सकती है? मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बदलने वाला। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो कहा जा रहा था पश्चिमी यूपी को लेकर के कि आरएलडी के साथ जो तालमेल हुआ था समाजवादी पार्टी का, जाट और मुसलमान मिलकर एक परफेक्ट कॉम्बो बना सकते हैं, जो मुजफ्फरनगर से लेकर बागपत से जो जानकारी मिल रही है उसमें ये सामने आया है कि जो जाट समुदाय के लोग हैं, उन्होंने आरएलडी को तो दिया वोट, लेकिन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया, उन्होंने बीजेपी को वोट किया। ऐसे में तो हमें नजर डालनी चाहिए ना, सिवाल खास वाली वो सीट कहां से गोला। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के मेहमान जुड़ के काफी देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। विशेष हमारे साथ हैं। विशेष, ये पूछना चाहूंगा मैं, पंजाब में इतनी बड़ी जीत किसको श्रेय देंगे आप इसका? पंजाब की जनता के अलावा भगवंत मान को? ये बिल्कुल भगवंत मान जी हमारे एक बहुत ज़मीनी और मेहनती नेता हैं। ये जीत उनकी और हमारे सबसे बड़े नेता माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की जीत है। और जो दिल्ली में हमारे काम हुए हैं, सेवा और विकास के जो काम हुए हैं, उस मॉडल की जीत है। विशेष, सुबह के करीब 11:30 बज रहे हैं। पंजाब में करीब 90 सीटों पर आप आगे चल रहे हैं 117 में से, जो रुझान दिख रहे हैं। अभी तक अरविंद जी की चेहरा नहीं देखा मैंने सुबह से। अरविंद जी आ गए पार्टी ऑफिस की नहीं आए? कहाँ हैं केजरीवाल साहब? अभी तो शायद वो अपने निवास पे ही होंगे और जल्दी आपको जरूर चेहरा दिखाएंगे, आपको और पूरे देश को दिखाएंगे। कोई सेलिब्रेशन का कार्यक्रम है पार्टी मुख्यालय में दिल्ली में? हाँ बिल्कुल, जब इस तरह की जीत होती है तो कार्यकर्ता अपना आप ही उत्साह में कार्यालय पहुंचते हैं और सेलिब्रेशन चल रहा है वहाँ पर। कितनी देर का इंतजार और अच्छे से कितनी देर का इंतजार और करना पड़ेगा आपके चाहने वालों को अरविंद जी की शक्ल देखने के लिए? और देखिए, इस घंटा 2 घंटे की और बात है, उसके बाद परिणाम साफ होंगे और मुख्यमंत्री जी सबके सामने आएंगे, अपना वक्तव्य रखेंगे। चलिए ठीक है, परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, हम भी इंतजार करें, आप भी इंतजार करिए। लेकिन अरविंद जी को बोलिए कि आए जरा मीडिया से बात करें। जब विशेष आ सकते हैं तो केजरीवाल साहब भी आ सकते हैं। शुक्रिया जुड़ने के लिए विशेष हमारे साथ। लेकिन वापस पंजाब से आपको यूपी की तरफ ले चलता हूं। पंजाब में जिस तरीके से बहुत ही क्लीन मेजॉरिटी के साथ आम आदमी पार्टी आती हुई दिखाई दे रही है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में 37 साल के बाद ये रिकॉर्ड बन रहा है कि इनकम्बेंट सरकार, इनकम्बेंट मुख्यमंत्री दोबारा चुनाव जीत रहा है और उतनी बड़ी मार्जिन के साथ जीत के सत्ता में वापस लौट रहा है। कैसी तस्वीर दिखाई दे रही है लखनऊ में विधानसभा की, जानते हैं मेरे सहयोगी विकास से। विकास, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। देखिए, 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो इन्हीं 5 राज्यों में कोई भी सरकार नहीं थी जो अपने आप को दोहरा पाई हो। हर जगह सरकारें पलट दी गई थी। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव जो 5 राज्यों के हुए हैं, उसमें से 3 राज्यों में सरकार दोहराई जा रही है, जबकि एक राज्य पंजाब में जबरदस्त उलटफेर हुआ है। और हम आपको देखिए अब विधानसभा की स्थिति दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा की कमोवेश जो स्थिति, बीजेपी के एक बड़े नेता हमसे बोल रहे थे कि 2/3 बहुमत की तरफ बीजेपी जाएगी, तो वो 2/3 बहुमत 268 सीटों का होता है। 267 सीटों पर बीजेपी फिलहाल बढ़त बनाए हुए है। तो कमोवेश जो विधानसभा की स्थिति होगी, जो भगवा रंग होगा उसका प्रभुत्व होगा भीतर। हालांकि साइकिल की जो लाल टोपियां हैं वो भी अंदर मजबूत हुई हैं, तो मजबूत विपक्ष भी अंदर होगा और मजबूत सरकार भी होगी। और ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। और देखिए यहाँ पर देखिए 125 सीटों के आसपास इस समय समाजवादी पार्टी विपक्ष की बाकी 11 सीटों के साथ एक मजबूत विपक्ष दे रही है। बिल्कुल, और ये आंकड़े हमको दिखाई दे रहे हैं विकास, बहुत बड़ी संख्या में फेरबदल नहीं हुआ है विधानसभा में। तुरंत लौट के आते हैं, लेकिन इस सवाल के साथ जा रहा हूं मैं कि क्या यूपी में कांग्रेस पार्टी बड़ा बदलाव करेगी? जिम्मेदारी लेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा? बहुत बुरी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी दिखाई दे रही है। और मैं बीएसपी की बात इसलिए कर रहा हूं कि मलूक नागर, बीएसपी के सांसद, हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मलूक साहब, हम लोग कल शाम भी बात कर रहे थे, आपने एक इशारा किया था, मैं वहीं से बातचीत को आगे बढ़ा रहा हूं कि अगर बीजेपी को हराना है तो बहुत ही माइक्रो मैनेजमेंट करना होगा,
सुबह से लेकर रात तक लगातार काम करना होगा। और विपक्ष की अगर खेमेबंदी नहीं हो तो काम आसान हो सकता है, पर विपक्ष की तो खेमेबंदी है। और आपको देखिए आपकी पार्टी का क्या हाल हुआ। आप जो सलाह हमको दे रहे थे टीवी पर बैठकर, वो आपने बहन जी को दी थी कि टाई अप करिए, गठबंधन बनाइए सपा के साथ, कांग्रेस के साथ। देखिए, विपक्ष की घेराबंदी तो है नहीं और विपक्ष तो अलग अलग बिखरा हुआ है। बसपा अलग है, सपा अलग है, कांग्रेस अलग है। तो एक तो बिल्कुल ये सही है, माइक्रो लेवल पे वर्क करना पड़ेगा, ये भी बात सही है। और साथ में एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी जो आज़ादी से अब तक होती आई है, जिधर को पिछड़े अपना मन बना लेते हैं सरकार उसकी बनती है। 2002 में मुलायम सिंह जी की बनी, 2007 में हमारी बनी, 2012 में अखिलेश जी की बनी, 2019 24 कैसे जीतेंगे मनु भाई? फिर योगी जी की बनी। मनु भाई 24 कैसे जीतेंगे? मैं बता रहा हूँ साहब, आपकी पार्टी कहाँ पहुंच गई यूपी में भाई? सब बता रहा हूँ मैं, सब बता रहा हूँ मैं। तो पिछड़े सारे जिधर पहुंच जाते हैं उधर चले जाते हैं। पिछड़ों को मैं बता रहा हूं, जिसको भी चुनाव जीतने हैं पिछड़ों को साथ लगाना पड़ेगा। जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संसद में खड़े होकर कहा था, पिछड़े इतने मंत्री बनाए, दलित इतने मंत्री बनाए। पिछड़े जहां रहेंगे सरकारें वहां बनती रहेंगी। पिछड़ों के बगैर कुछ नहीं होने वाला। हम सबको दोबारा से सोचना पड़ेगा। घटकर 12% पे आ गई आपकी पार्टी यूपी में, ये स्थिति है 5 सालों में, 3 सालों में। 19 की बात कर रहा हूँ, 17 की बात कर रहा हूँ। 17 में 22 था, अब 12 पे आ गए आप लोग। 10% वोट कम हो गया है। देखिए रिजल्ट सामने है और इसको कुमारी बहन मायावती जी सक्षम हैं और वो सोच समझ के नई रणनीति कोई बनाएंगी। मनु भाई, आपको लगता है कि बहन जी को और प्रचार करना चाहिए था और निकलना चाहिए था? बहुत कम प्रचार में निकली। देखिए, जिस दिन चुनाव डिक्लेयर हुआ उस दिन रैली पर रोक लग गई थी। जिस दिन रैली खुली बहन जी ने उसी दिन से रैलियां शुरू कर दी थी। लेकिन एक चीज लगती है, चुनाव से 6 महीने पहले हम सारे सांसदों को और पार्टी के लोगों को और ज्यादा लगा जा सकता था, जिसमें कहीं ना कहीं चूक रही है, जिसकी वजह से हमें अब देखने को मिल रहा है। चलिए मलूक नागर साहब, शुक्रिया आपसे बात करने के लिए इस बिजी समय में से। चलते हैं शोभना यादव के पास, जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सीटों की तस्वीर हमको दिखाने जा रही है। शोभना। बिल्कुल सुमित, अभी मैंने सुना कि आप बीएसपी के नेता से बात कर रहे हैं, अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। 2017 में 19 सीटें आई थी और इस समय ये सिंगल डिजिट में 4 सीटों पे चला गया है ये आंकड़ा। और हो सकता है कि आने वाले जो रुझानों से जब ये नतीजों में बदले तो और कम हो जाए। लेकिन ये जो खास दीवार हमने अपने दर्शकों के लिए तैयार की है, जो भगवा मई थी, वो एक बार फिर से भगवा की तरफ ही आगे बढ़ रही है। 267 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो 125। देखिए, ये हर सीट का हिसाब खाता है। हर सीट पर किस तरीके से जो रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी आगे चल रही है या समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, उसके हिसाब से ये रंग जो है ये बदल रहे हैं। तो इस बार भगवा मई यानी योगी की वापसी एक बार फिर से होती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन सबसे आगे 267 सीटों के साथ बीजेपी गठबंधन सबसे आगे है। मतलब उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी सरकार आएंगे तो योगी ही, इस बात पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है इस वक्त। और वहीं समाजवादी पार्टी गठबंधन दूसरे नंबर पर जरूर, लेकिन बहुत पीछे, महज 125 सीटों पर इस वक्त समाजवादी पार्टी गठबंधन सिमटता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव की तरफ से जोर बहुत लगाया गया, हूबहू बीजेपी वाला जो फॉर्मूला था इस बार 2022 में वो 2017 वाला बीजेपी का फॉर्मूला अपनाया गया। साथियों के जोर पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की गई, लेकिन वो चाल चली नहीं। और कुल मिलाकर इस वक्त बीजेपी गठबंधन और बढ़त बनाते हुए आपको ताजा आंकड़ा दिखा देते हैं हम। बीजेपी गठबंधन आप देख सकते हैं इस वक्त 274 पर पहुंच चुका है बीजेपी गठबंधन। सत्ता का गुलाल बीजेपी के हाथ लग गया है और ऐसे में होली से पहले ही आप देख सकते हैं जीत की होली जो बीजेपी के खेमे में खेली जा रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे बनारस, वाराणसी और देखिए किस तरीके से जीत के रंगों में रंगे हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। वाराणसी में 8 सीटें हैं और 8 सीटों में भाजपा अच्छा प्रदर्शन करती नजर आ रही है। और देखिए, फूलों की होली खेलते हुए कार्यकर्ता अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं और खुशी जाहिर कर पूरे डंके की चोट पर उत्तर प्रदेश को बता रहे हैं कि एक बार फिर से योगी राज की वापसी हुई है। एक बार फिर से जो नारा दिया गया था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, वो नारा कार्यकर्ताओं के लिए सही साबित हो रहा है। बनारस में होली पूरी दुनिया में मशहूर है और बनारस की होली से पहले यहाँ राजनीतिक होली भी खेलने को मिल रही है।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आपस में लड्डू खिलाए जा रहे हैं और फूलों की होली खेलकर जश्न मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि वाराणसी में 8 सीटें हैं और 8 सीटों में भाजपा अच्छा प्रदर्शन करती नजर आ रही है। और देखिए फूलों की होली खेलते हुए कार्यकर्ता अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं और खुशी जाहिर कर पूरे डंके की चोट पर उत्तर प्रदेश को बता रहे हैं कि एक बार फिर से योगी राज की वापसी हुई है। एक बार फिर से जो नारा दिया गया था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, वो नारा कार्यकर्ताओं के लिए सही साबित हो रहा है। बनारस में होली पूरी दुनिया में मशहूर है और बनारस की होली से पहले यहाँ राजनीतिक होली भी खेलने को मिल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आपस में लड्डू खिलाए जा रहे हैं और फूलों की होली खेलकर जश्न मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि वाराणसी में 8 सीटें हैं और 8 सीटों में भाजपा अच्छा प्रदर्शन करती नजर आ रही है। और देखिए फूलों की होली खेलते हुए कार्यकर्ता अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं और खुशी जाहिर कर पूरे डंके की चोट पर उत्तर प्रदेश को बता रहे हैं कि एक बार फिर से योगी राज की वापसी हुई है। एक बार फिर से जो नारा दिया गया था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, वो नारा कार्यकर्ताओं के लिए सही साबित हो रहा है। बनारस में होली पूरी दुनिया में मशहूर है और बनारस की होली से पहले यहाँ राजनीतिक होली भी खेलने को मिल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आपस में लड्डू खिलाए जा रहे हैं और फूलों की होली खेलकर जश्न मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि मिठाई खिलाने की तैयारियां जी जी, ये ऐतिहासिक जीत जो जनता ने की है, देखिए एक निस्वार्थ सन्यासी की जीत हुई है, एक ऐसे सन्यासी की जीत हुई है जिन्होंने अपने पिता की अग्नि को चिता नहीं दिया और कोविड काल में, कोरोना काल में जनता की रक्षा करने के लिए एक ऐसा व्यक्ति कभी नहीं हुआ। जनता वो याद रखती है। मोदी जी की सोच, उनकी सभाएं, मोदी जी के पद चिन्हों पे चल के जो योगी महाराज जी ने काम किया, आज जनता ने नकार दिया। ये जात पात की राजनीति, इन गुंडों की राजनीति को उनको ध्वस्त कर दिया। जनता ने अपना विकास, सुरक्षा व्यवस्था और सबसे पहले मैं वो सारी नारी शक्तियों को प्रणाम करना चाहता हूं। ये जो नंबर बढ़े हैं, उसमें महिलाओं ने बहुत वोट किया और आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से समस्त उत्तर प्रदेश को, समस्त भारत को, जहां जहां हर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर रही है। मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने नए भारत की रचना जो मोदी जी ने सोची, नए उत्तर प्रदेश की रचना जो महाराज जी ने सोची, उसकी ओर अग्रसर है। अरे गुलाल लाओ, गुलाल कहाँ है? देख रहे हैं और लड्डू जी, लड्डू हम बांट रहे हैं, क्योंकि इससे बड़ी खुशी देखिए क्या होगी। जहां पर हम लोगों पर इतने आरोप लगा रहे थे, क्या क्या हमारे महाराज जी को बोले चिलमवादी और ये और अनगिनत आरोप प्रत्यारोप, गंदी राजनीति, जात पात की राजनीति, किसान नहीं है साथ में, ब्राह्मण नहीं है साथ में, जाट समाज साथ नहीं है, ऐसा ये लोग पूरा एक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे थे। जिन्ना को कब्र से बाहर निकाल दिए थे। उसमें हम लोग थोड़ा सा ही था कि माहौल हो क्या रहा है, लेकिन फिर हम जैसे प्रधानमंत्री का आदेश लिए हम लोग जमीन पर उतरे, अपने आप को झोंक दिए एकदम आग की तरह, और उसके बाद आग हम लोगों ने झोंक दिया और पूरा जहां भी जाते थे भीड़ होती थी। तो कहते ना ही हो भैया रवि किशन के देखे भीड़ आवा था, वो भीड़ हमको देखने नहीं आ रही थी, वो अपना भविष्य तलाशने आ रही थी। भारतीय जनता आपको नजर आ रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि महिलाओं, रवि किशन को आप सुन रहे थे, लगातार वहां पर खुशियां मनाई जा रही हैं। मैं चाहूंगा तस्वीरें चलती रहे स्क्रीन पर एम्बियंस के साथ, ताकि सेलिब्रेशन दिखे। नंबर बदलता जा रहा है, बीजेपी का खेमा और मजबूत होता जा रहा है। 274 पर चीजें पहुंच गई हैं, 118 पर सपा है। और एम्बियंस की चीजें जब आप सुन रहे हैं पीछे से समझ में आ रहा है कि बीजेपी की कैसे कार्यकर्ता बेहद उत्साहित है। जैसे ये आंकड़ों में भाजपा अच्छा प्रदर्शन करती नजर आ रही है। और देखिए फूलों की होली खेलते हुए कार्यकर्ता अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं और खुशी जाहिर कर पूरे कुछ देर पहले ऐसी ही तस्वीरें आपने यूपी में लखनऊ में बीजेपी दफ्तर में देखी थी। वहां गुलाल से होली खेली जा रही थी, बनारस में फूलों से होली खेली जा रही है। और ये होली का सिलसिला अब होली तक जारी रहेगा, कम से कम 18 तारीख, एक हफ्ते की बहुत लंबी होली होने वाली है। इतना लंबा त्यौहार तो नवरात्रों का सुना था 8-9 दिन का, ये होली का त्यौहार 9 दिन का होने वाला है। सीपी राय साहब,
मैं आपको टोक रहा हूं बीच में और ये जानना चाह रहा हूं इस बुरी स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? बुरी स्थिति आपकी पार्टी की और विपक्ष की, उसकी बात नहीं, मेरी तो कोई पार्टी नहीं है, पुरानी पार्टी। जी मैं ये बता रहा समाजवादी तो रहे ना जी। देखिए ये तो साफ दिख रहा है, रिजल्ट तो दिख रहा है अपनी जगह पर। दो पक्ष है इसका। अब चूंकि समीक्षा शुरू हो गई है, एक पक्ष यह है कि 5 साल अखिलेश यादव सड़क पर दिखे नहीं। जो समाजवादी पार्टी की पहचान होती थी, संघर्ष, जेल भरो, हर मुद्दे पर रोज सड़क पर रहना, उस आंदोलन में वो नजर नहीं आए। जैसे मायावती नजर आए, मायावती खैर बिल्कुल खत्म हो गई, अखिलेश यादव को गेन हुआ। बसपा का वोट भी कम हुआ, जो 22% से ज़्यादा था घट के 12 हो गया। कांग्रेस पार्टी का 6.5% से ज़्यादा था, वो शायद 2 या 2.5% रह गया है। ये वोट बीजेपी की तरफ ट्रांसफर हुआ। और ये जरा सा आंकड़ा बदला है, बस ये आंकड़ा दिखा देते हैं हम। बीजेपी गठबंधन 264 पर आ गया, अभी 274 था, अब उससे घटकर ये 264 पर आया है। समाजवादी पार्टी गठबंधन 125 पर है, बीएसपी 7, कांग्रेस 6, अन्य 1। और बीजेपी गठबंधन, समाजवादी पार्टी गठबंधन, इन गठबंधनों में किसके खाते से कितनी सीटें आ रही हैं, किस सीट पर किसने बढ़त बनाई है, आइए जरा ये पूरा गणित भी आपको दिखा देते हैं। किसको कितने लिए वो बाइफर्केशन देखना बहुत जरूरी है जी। और वैसे ही समाजवादी पार्टी के साथ भी कई सारी पार्टियों का गठबंधन बना था, उनकी सीटें अगर दिखा सकेंगे इसको बाइफर्केशन को तोड़ के तो और समझ में आएगा। समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय लोकदल साथ में था, इसके अलावा सूर्यदेव भारतीय समाज पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, महान दल केशव देव मौर्य की पार्टी और साथ ही कृष्णा पटेल की जो पार्टी है अपना दल केमरावादी, वो उनके साथ थी। तो आप देख सकते हैं बीजेपी गठबंधन, बीजेपी अपने दम पर 249, अपना दल 10 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, निषाद पार्टी जो है 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, और ऐसे में ये जो आंकड़ा है वो पहुंच जाता है 264 पर। वहीं समाजवादी पार्टी गठबंधन में कहां से किसके लिए सीट आ रही है आप देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी अपने दम पर 111 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, आरएलडी 11, एसबीएसपी 3, अपना दल केमरावादी 0, एनसीपी 0। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो गठबंधन करने एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। मैं आता हूं आपके पास राय साहब, मेरे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए। नीरज पांडे, बीजेपी दफ्तर में क्या तैयारी चल रही है? सुमित, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी पहुंच चुके हैं। टेंट गिरना शुरू हो गया। फिलहाल जश्न जैसा माहौल तो नहीं है, लेकिन जश्न की तैयारी जरूर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी खेमे में उत्साह है, इसलिए टेंट लगने शुरू में माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम तक पहुंचेंगे, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, जेपी नड्डा पहुंचेंगे और एक बड़ा जश्न होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिनंदन की भी तैयारी हो रही है। ये जीत बड़ी है और इसी का जश्न मनाने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बीजेपी मुख्यालय पहुंच सकते हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बीजेपी दफ्तर में तैयारियां जोरों पर है। मोदी के उपयोगी, ये उपयोगी नाम दिया गया था, उपयोगी के तौर पर मोदी को प्रोजेक्ट किया गया था, यूपी और योगी को जोड़कर, और शायद इसीलिए वो फॉर्मूला, वो नारा हिट हो गया है और इसीलिए योगी की बड़ी जीत, बीजेपी की बड़ी जीत यूपी में दिखाई दे रही है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। मेरे साथ प्रहलाद जोशी जी हैं। जय जोशी जी, आपको जमाई आ रही है, सब ठीक है ना? आपकी तस्वीर जब कटी तो आप जमाई ले रहे थे, ये आश्वस्ति क्या जमाई है या खुशी की जमाई है? दिया था मैंने बोल रहा था मैं निकल रहा हूं, लेकिन आपके लोग छोड़ नहीं थे। नहीं, कोई बात नहीं, आप शरीर है, थक भी जाता है। ये चुनाव, ये जीत किसकी जीत है? योगी जी की, मोदी जी की? जी। यूपी में नहीं, यूपी का और उत्तराखंड, मैं उत्तराखंड का इंचार्ज हूं। ये मोदी जी के नेतृत्व में और जो प्रदेश का नेतृत्व है योगी जी का, इधर धामी जी का नेतृत्व को मिले हुए हैं। और माननीय मोदी जी का जो क्रेडिबिलिटी है, वो क्रेडिबिलिटी के लिए फिर से एक बार एंडोर्समेंट है, ऐसे मेरा मानना है। तो 2 जगह आपकी सरकार रिपीट हो रही है, यूपी में, उत्तराखंड में। उन दोनों जगह पर किसान आंदोलन काफ़ी ज़ोरदार तरीके से हुआ। मैं फिर वहीं आ रहा हूँ, क्या उसका कोई असर नहीं हुआ या प्रधानमंत्री ने बिल वापस लिए तो किसानों ने माफ़ कर दिया? ना, ऐसा कुछ बात नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब इसका बिल का वापस लिया था तब भी कहा था कुछ लोगों को हम कन्विंस नहीं कर पा रहे, इसलिए हम वापस ले रहे हैं। लेकिन लोगों के बीच में जो ये एक भ्रम फैलाने का कोशिश किया था, वो
वो ट्रैप में लोग नहीं आए हैं। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व को फिर से एक बार मान्यता दी है और जो कुछ भी कहा जा रहा था ये किसान विरोधी है, मोदी जी सरकार, ये सब टोटल लोग डिस्कार्ड कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। एक ही है नेतृत्व, मोदी जी का नेतृत्व, जो किसान का भी भले करेगा, गरीब का भी भले करेगा, पिछड़े हुए का भी भले करेगा, SC ST का भी भले करेगा। तो वो तो मोदी है, ये तो लोगों ने इसका एंडोर्स किया है। जोशी जी, आप उत्तराखंड के प्रभारी हैं, 70 में से 46 सीटों पर आप रुझानों में आगे चल रहे हैं। ये सकारात्मक वोट पड़ा है धामी साहब के नाम पर, बीजेपी के नाम पर, या कांग्रेस ऑल्टरनेट नहीं दे पाई, हरीश रावत का नाम अनाउंस नहीं कर पाई, पार्टी में गुटबाजी थी, उसका असर हुआ है? नहीं, जहाँ तक मैं जानता हूँ जो कुछ भी 5 वर्ष में उत्तराखंड के रचना के बाद जो काम हुआ है, ये पहली बार इस लेवल पे जो काम हुआ है, वो सड़क के हो, पानी का हो, बिजली का हो, जो कुछ भी काम हुआ है, रेल का हो, कनेक्टिविटी का हो, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, लोगों का सुविधा के लिए जो कुछ भी करने का था, उसके अलावा जो कुछ भी पीपल वेलफेयर स्कीम था, वो वेलफेयर जन कल्याणकारी योजना जो हम बोलते हैं हिंदी में, ये सब यही 5 वर्ष में हुआ है। जोशी जी, इसीलिए मुझे लगता है आपने जो कोर्स करेक्शन क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश हो गया, मुख्यमंत्रियों को बदलने के, उसका फायदा मिल गया। अगर आप कोर्स करेक्शन नहीं करते तो शायद एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा होती। 2 मुख्यमंत्री बदले आपने। नहीं तो ये तो पार्टी न, इससे मैं उसमें ज़्यादा मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जो नीति है, जो भारतीय जनता पार्टी का पॉलिसी है, मोदी जी के नेतृत्व में हम केंद्र में भी चला रहे हैं और सारे देश में जो मोदी जी का नेतृत्व में हम चला रहे हैं, वही पॉलिसी जो भी मुख्यमंत्री हो हमने कंटिन्यू किया है। द कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिसी बाय द एनी चीफ मिनिस्टर हु वाज देयर इन हियर। ठीक है, इसलिए तो मुझे वो नहीं लगता है दैट वाज द इशू एट ऑल। इसलिए ठीक है जोशी जी, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, थैंक यू सो मच। और इस बड़ी जीत के लिए ज्यादातर पार्टी बढ़ रही है उत्तराखंड में, उसके लिए आपको बधाई हो। 70 में से 46 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। 34,000 वोट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो पहला विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपनी सीट गोरखपुर शहर से आगे चल रहे हैं। राघव चड्ढा क्या बोल रहे हैं, प्रभारी है आम आदमी पार्टी के, सुनते हैं। उठता पंजाब के नाम से नहीं जाना जाएगा, बल्कि उठता पंजाब, खुशहाल पंजाब, रंगला पंजाब के नाम से जाना जाएगा। प्लीज बैठना ना। बहुत इंतजार किया पंजाब के युवाओं ने अपनी नौकरियों के लिए, पंजाब की बहनों ने, माओं ने सम्मान के लिए बहुत इंतजार किया, बड़े बुजुर्गों ने सहायता के लिए। अब भगवंत मान साहब उनके बेटे बन के, भाई बन के, कंधे से कंधा मिला के पंजाब के एक एक शख्स के साथ खड़े होंगे और पंजाब को फिर से खुशहाल और रंगला बनाने का काम करेंगे, ये हम सबका विश्वास है। आम आदमी पार्टी को पंजाब के लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत मान सम्मान दिया। मैं पंजाब के लोगों का आम आदमी पार्टी की ओर से, अरविंद केजरीवाल जी मान साहब की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हम सब उनके ऋणी हैं। इस जीत का श्रेय सबसे ज्यादा अगर किसी को जाता है तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाता है। आम आदमी पार्टी के वर्कर्स ने, कार्यकर्ताओं ने ना दिन देखा, ना रात देखी, ना धूप देखी, ना छांव देखी, ना सर्दी देखी, ना गर्मी देखी, और लोगों के लिए ना उम्र देखी, और लोगों के लिए काम करते रहे, पार्टी को मजबूत करते रहे। मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि 2017 में हम इलेक्शन हार गए थे, हमारी बड़ी उम्मीदें थी कि हम जीतेंगे, हम नहीं जीत पाए, लेकिन 2022 में जो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कर दिखाया है, ये वास्तव में एक चमत्कार है जो परमात्मा की कृपा से, गुरु महाराज के आशीर्वाद से हुआ है। अंग्रेजी में कहा जाता है, विक्ट्री इज स्वीटेस्ट व्हेन यू सीन डिफीट। जीत का मजा और स्वाद हो जाता है जब आप पहले कभी हारे हो। तो हम एक हार से उभरकर आज 2022 में अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी की जोड़ी पंजाब में जीती है, उन्होंने मोर्चा फतेह किया है। मैं केजरीवाल साहब को, भगवंत मान साहब को बहुत बहुत, सारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत
तो पंजाब में आम आदमी पार्टी दिख रही है जीत रही है साफ तौर पर। यूपी उत्तराखंड में बहुत आसानी से बीजेपी फिर लौट रही है। गोवा में भी बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और मणिपुर में भी बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है। यानी तस्वीर बिल्कुल साफ है। 4:1 का खेल दिखाई दे रहा है बीजेपी के फेवर में। राजकिशोर, बिल्कुल निश्चित तौर पे नहीं, बस कमेंट यही कि कुल मिला के मोदी का नेतृत्व जो है वो रासार है। लोग इसका तो सीधा सीधा ये मतलब निकाला जाना चाहिए। अदर जी, हाँ, मतलब ये जो लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी की, उसने ये जाहिर कर दिया है कि वो आवाम का उनके साथ वो है, मतलब समर्थन। पंकज, आपका एक कमेंट चाहूंगा। 5 में से 4 में बीजेपी साफ साफ दिखाई। अब आगे जो कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं ना, जिसमें राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, हाँ, गुजरात, हिमाचल, और उनके लिए तो बीजेपी के लिए एक बहुत बढ़िया वो प्लेटफॉर्म मिल गया कि यहाँ से आगे बढ़ेंगे। 2024 की तैयारी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो अमित शाह कह चुके हैं ना कि 2022 में योगी की जीत जो है वो 2024 में पीएम की जीत। विशाल जी, आपकी बात। ये जो 5 में से 4 ये दिखाता है कि आम नागरिक का भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति जो विश्वास है और जो प्रधानमंत्री जी का संदेश है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसका आउटकम है। मतलब मोदी का कोई तोड़ नहीं है अभी दुनिया में, इस कम से कम देश में। ये मोदी मैजिक है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, कई प्रदेश में है, केंद्र में है और वो यूनाइटेड है। और दूसरी बात, चुनाव की एक मशीनरी बन चुकी है संगठित रूप से। वो चुनाव लड़ना सीख गई, चुनाव लड़ना जानती है और 12 महीने चुनाव के लिए काम करती है। और वो सिर्फ, ये बड़ी बात आपने कही, वो सिर्फ चुनाव के दौरान जमीन पर उतरकर काम नहीं करती है, बल्कि वो 24/7 जो है वो राजनीति करते हैं। देखिए, राजनीति भी करते हैं। 2 हिस्से हैं। जनसंघ आरएसएस जिसको हम बुलाते हैं, उसका एक अलग भौगोलिक डिस्ट्रीब्यूशन करके रिस्पॉन्सिबिलिटी साल भर पहले बांट दी गई हैं। लोग किराए के मकान ले लेके 1.5 साल 2 साल से रह रहे हैं। और दूसरी बात है कि इसका एलिमेंट है पंचायत के चुनावों को बहुत सीरियसली लेना। तो प्रियंका गांधी की जो अगर कमजोरी समझिए तो वही है कि लास्ट में पैरा ट्रूप और एयर ड्रॉप वर्सेस बीजेपी एंड आरएसएस ऑलवेज देयर ऑन द ग्राउंड। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मोदी जी के लिए स्वयं वो यूक्रेन के लिए रोज आते थे प्लेन लेके वापस जा करके, और दक्षिणी में जहाँ स्थिति बताई जाती थी खराब है, वहाँ बूथ लेवल वर्कर्स की भी मीटिंग लेते थे। तो एक तरह से प्रधानमंत्री भी वहाँ के थे, एमएलए भी थे, कॉर्पोरेटर भी थे। तो इसको आप चाहे जैसे भी समझिए, वो किसी चुनाव को छोड़ते नहीं है। बिल्कुल, और पूरी ऊर्जा के साथ उसमें जुड़ जाते हैं। और यही वजह कि देखिए ना, आप इस साल के अंत के अंदर गुजरात में चुनाव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब पूरा फोकस बीजेपी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात की तरफ भी शिफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल, गुजरात की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। देखिए, मशीन जो है वो चुनाव जीतने की मशीन है, चुनाव की मशीन है, चुनाव जीतने की मशीन है, और उसको उन्होंने बिल्कुल फाइन ट्यून कर दिया। तो मुद्दों की बात हो, कार्यकर्ताओं को खड़ा करने की बात हो, लड़ने की बात हो, पूरा नियंत्रण करने की बात हो चीज़ों को, वो एक तरीके से बीजेपी में आ गया और वो ये दिख रहा है, यानी क्लीन स्वीप है। तो इसी वजह से तो वो जो आप कह रहे हैं ना कि 5 में से 4 बीजेपी की बढ़त। मोदी का कोई तोड़ नहीं है, इसके लिए क्या करना चाहिए विपक्षियों को, क्या सलाह देंगे आप? मेरे ख्याल से तो किसी को नहीं पता है, मोदी जी बताएंगे उनका तोड़ क्या है। मोदी जी कैसे बताएंगे, वो क्यों बताएंगे? बता सकते हैं, मेरा कहना है। मैं एक दूसरी बात कहना है, ये 2022 चल रहा है। 10 साल पहले 2012 में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चल रहा था। उससे जो राजनीति बदलनी शुरू हुई, उससे 2 लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ, नरेंद्र मोदी को और अरविंद केजरीवाल को। इस चुनाव ने दिखाया है कि उसमें एक तीसरा व्यक्ति और जुड़ गया है, आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। उनका भी, वो भी स्थापित हो गए हैं इस राजनीति में। भारतीय जनता पार्टी में भी उनका कद बढ़ेगा, पहले से ही बहुत बड़ा हुआ था। अभी जो उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें पॉलिटिकल रेजोल्यूशन जो है वो आदित्यनाथ जी से दिलवाया गया था कि आप पॉलिटिकल रेजोल्यूशन पढ़िए। हाँ, सारे देश में वो प्रचार करने के लिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में उन्होंने सरकार चलाने का एक खास तरह का मॉडल स्थापित किया है, जिसको मैं बाहुबली मॉडल कहता हूँ। अब दूसरे मुख्यमंत्री भी उस मॉडल की नकल करेंगे। मैं संगीता जी की राय ले लूँ। संगीता जी, मोदी का कोई तोड़ नहीं है, ये बात समझ में आ रही है। सलाह क्या है विपक्ष के लिए, प्रियंका के लिए, राहुल के लिए, बाकी पार्टियों के लिए? देखिए, विपक्ष के लिए तो सीधा सा सलाह है कि एक होना पड़ेगा। अगर आप उत्तर प्रदेश की वोटिंग परसेंटेज को देखें तो अगर विपक्ष एक रहता, नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि अगर गठबंधन अगर अच्छे से हुआ रहता, अगर ये लोग एकजुट होकर के लड़ते तो बीजेपी को टक्कर दे सकते थे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सलाह तो अलग से देना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो पार्टी की हालत है उसमें तो पूरी चर्चा बनती है कि सारे राज्यों से बाहर हो रहे हैं, पूरा दिन खराब हो जाएगा। लेकिन जितनी गठबंधन की गोलबंदियां होती हैं वो सब तो विपक्ष आजमा चुका है। उत्तर प्रदेश को आप देख लीजिए, यहाँ पर कभी एसपी बीएसपी कोई सोच सकता था, वो भी साथ आकर हाथ आजमा चुके हैं, कुछ हासिल नहीं किया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, उनका भी हाल सबने देख लिया। तो बचा क्या विपक्ष के पास?
देखिए विपक्ष, इस समय विपक्ष की राजनीति भारत में बहुत क्राइसिस में है। क्राइसिस में दो कारणों से है। एक तो उसके पास अपनी भाषा नहीं है जो जनता के साथ कनेक्ट करे, दूसरा जो एक तरह से ना कॉन्स्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल असर्शन, वो उसकी कोशिश नहीं है। देखिए बीजेपी में क्या है कि योगी आदित्यनाथ आए, योगी आदित्यनाथ पहली बार दे दिए गए उनको सत्ता, दूसरी बार उन्होंने अपने से सत्ता कल्टीवेट की, और तीसरी बात उन्होंने क्या की कि एक आपको याद होगा जब चुनाव शुरू हो रहा था तो उन्होंने एक रेजोल्यूशन पेश किया था राष्ट्रीय कार्यकारिणी में और कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर इस चुनाव का सबसे बड़ा स्लोगन होने जा रहा है। ये उन्होंने पहले ही कह दिया था, और ये चुनाव उसी सुरक्षा की जीत है जिसमें बुलडोजर भी जुड़ गया है। तो बीजेपी के पास ऐसे क्रिएटिव लीडर्स हैं अब तो जो मास पॉलिटिक्स करना जानते हैं। अब कहा जा रहा है कि शासन, प्रशासन और राशन, और पार्टियों में सीईओ चलाते हैं संगठन। नहीं, पर अब तो लग रहा है बीजेपी मुख्यालय के बाहर जगह जगह पर बुलडोजर पक्का लग जाएगा। नहीं, देखिए एक सीधी सी बात है, जब आपको जनता कुछ मैसेज दे रही है बार बार कि आपको हम नहीं चाहते, हमें आप पे भरोसा नहीं है, तो आप आके बोलिए हमसे क्या गलती हुई है, हमें बताइए, हम सुधारेंगे। जब प्रधानमंत्री खुद आके कह सकते हैं अगर मुझसे गलती हुई तो माफ़ कर देना, ये कानून मैं वापस ले रहा हूँ, इतना पावरफुल प्रधानमंत्री जिसकी इतनी सीटें हैं वो कर सकता है। लेकिन क्या आज तक गांधी फैमिली ने आके जो 10 साल पहले करप्शन का हुआ, आज तक उन्होंने बोला बताइए हमसे क्या गलती हुई, बताइए हम क्या बदले? अहंकार की भी एक हद होती है। जनता के पास आप आ रहे हैं, जनता आपको बार बार मैसेज दे रही है, आप सुन नहीं रहे, आप बदलना नहीं चाह रहे, आपको कोई सुझाव दे, आप औरों पे ब्लेम डाल रहे हो। जब तक आप जिंदगी में, ये जो भी दर्शक भी सुन रहे हो, जब तक आप जिंदगी में अपनी गलतियां खुद नहीं मानते, आप रियलिटी को नहीं फेस करते, आप कहते हो ईवीएम खराब है, योगी जी ने गलत पॉलिटिक्स खेल लिया, ये गलत कर लिया, ऐसे नहीं होता है, काम करना पड़ता है। और पिछली बार नोटबंदी की जीत थी, इस बार योगी, बिल्कुल आप बड़ी बात कर रहे हैं, और जनता के विवेक पर कहीं पर सवाल उठाया नहीं जा सकता, और कुल मिलाकर ये विनम्रता को सलाम सरकार। बिल्कुल, आप देखिए कैसे बीजेपी चुनाव लड़ती है। 7 तारीख को खत्म हुई पोलिंग, 8 तारीख को अमित शाह त्रिपुरा में थे, वहाँ की तैयारी। अभी 2 दिन बाद मोदी जा रहे हैं, 2 दिन रहेंगे गुजरात में चुनाव। ये मोदी ने एक चीज साबित की है कि विकास का करके भी, डेवलपमेंट के मुद्दे पर भी चुनाव लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।